चैप्टर 29। दर्द से पागल हो जाना और बेतहाशा छटपटाना आसान होगा, लेकिन वह यह महान अवसर खो देगा जो संभवतः फिर कभी नहीं होगा। अब उसकी चेतना खोने का मतलब उसका अंत होगा। 178, 179, 180। जिन वो 3 मिनट की अवधि के समाप्त होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसने अपने छिपे हुए तुरुप के पत्ते का खुलासा किया। पहला इनाम अब मुझे दे दो। उसने तुरंत डेली क्वेस्ट से पहला इनाम प्राप्त कर लिया जो उसने अब तक बचा कर रखा था। इनाम 1, वर्तमान भौतिक स्थिति की पूर्ण वसूली लागू कर दी गई है। एक नीली रोशनी ने उसे घेर लिया और सारा खराब स्वास्थ्य पुनः पूर्ण हो गया। HP 3602/3602। यहां तक कि उसका फटा हुआ बायां हाथ भी पलक झपकते ही बिल्कुल नए जैसा ठीक हो गया। यह मेरा मौका है। जिन वू की आंखें चमक उठी। इतनी निकटता में, चाहे ये राक्षस कितना भी फुर्तीला क्यों ना हो, वह उसके हमलों से बचने में सक्षम नहीं होगा। जिन वू ने तेजी से अपने बाएं हाथ से सेरबेरस की एक गर्दन पकड़ ली और उस गर्दन के बीच में कासाका का जहर फेंक घोंप दिया। क्रोध की स्थिति अब तक समाप्त हो चुकी थी और सेरबेरस ने जिन वू के पकड़ से भागने की कोशिश में हिंसक रूप से छटपटाना शुरू कर दिया। हालांकि जिन वू ने जाने नहीं दिया और अपनी शक्तिशाली भुजाओं से डटा रहा। सेरबेरस ने जितना कठिन संघर्ष किया, उसने राक्षस की गर्दन को उतनी ही मजबूती से पकड़ लिया। इस बीच उसका खंजर जीव की गर्दन पर वार करता रहा। सेरबेरस ने जिन वू को अंत तक संघर्ष करते हुए रोका, लेकिन तब तक लड़ाई का फैसला हो चुका था। कसाका का जहर अब गर्दन से नीचे की ओर चला गया और सेरबेरस की छाती पर वार कर दिया। जल्द ही राक्षस का प्रतिरोध काफी कमजोर हो गया। अंत में सेरबेरस के सिर बेजान होकर किनारे गिर गए। रिंग बजी। आपने हेल्स गेटकीपर सेरबेरस को हरा दिया है। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। एक ही सांस में उसका लेवल 4 ऊपर उठ गया। ये लड़ाई कितनी कठिन थी। जिन वू ने अपनी आंखों से सेरबेरस के शरीर के निष्क्रिय होने की पुष्टि करने के बाद ही उसकी गर्दन को छोड़ा। भारी शरीर बिना किसी प्रतिरोध के फर्श पर फैल गया। जिन वू ने अपने हाथ अपने घुटनों पर टिकाए। अब जाकर ही वह राहत की सांस ले सका। एक राक्षस जो एक कौशल का उपयोग कर सकता है, यदि उसने एक छिपा हुआ तुरुप का पत्ता तैयार नहीं किया होता, तो वह निश्चित रूप से मारा जाता। इसके बारे में सोचते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अरे मैं तो करीब करीब भूल ही गया था। सामान, क्या इस राक्षस को खत्म करने के लिए उसके जीवन या मृत्यु संघर्ष के अनुरूप कई पुरस्कार होंगे? खुद को शांत करने के बाद जिन वू सेरबेरस की ओर पहुंचा। रिंग बजी। आपने आइटम गेटकीपर्स नेकलेस की खोज की है। इसे लें। आपने आइटम महल के द्वार की कुंजी खोज ली है। इसे लें। आपने आइटम सेरबेरस मोलर X3 की खोज की है। इसे लें। उन सबको ले लो। सेरबेरस के गले में मूल रूप से एक स्टील का हार, एक भूरे रंग की चाबी और उसके हाथ में एक राक्षस की 3 दाढ़ें दिखाई दी। आइटम द्वारपाल का हार। दुर्लभता A। प्रकार हार। एजिलिटी +20, धारणा +20। आइटम महल के गेट की कुंजी। दुर्लभता A। प्रकार कुंजी। दानव के महल के द्वार खोलने की कुंजी। द्वारपाल को मारने के बाद ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। आइटम सेरबेरस की दाढ़। दुर्लभता कोई नहीं। प्रकार विविध। जिन वू की आंखें घूम गईं। यह हार मेरी एजिलिटी और धारणा दोनों को 20 अंक तक बढ़ा सकता है। आंखों को चकरा देने वाले अच्छे विकल्पों वाला एक हार सामने आया। इसकी दुर्लभता को भी ए रैंक दिया गया था। अब तक उसने जितनी भी वस्तुएं देखी थी, उनमें से यह अब तक की सबसे अधिक दुर्लभता वाली रैंकिंग थी। ठीक है, मुझे इसे मारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा, इसलिए। दरअसल ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि इसकी दुर्लभता कम होगी। हालांकि जब वास्तव में हार पहनने की बात आई, तो वह बड़ी झिझक के बिना नहीं रह सका। बात यह थी कि इसका आकार एक गोल धातु के जैसा था, जिसमें नियमित अंतराल पर स्पाइक्स निकल रहे थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कवर पर क्या कहा गया था। ये निस्संदेह था एक कुत्ते का पट्टा। कम से कम एक बार इसे आजमाने का फैसला करने से पहले जिन वू ने अपनी आंखें बंद कर ली और लंबे समय तक अपनी पसंद पर विचार किया और हार को अपनी गर्दन के करीब ले आया। फिर एक संदेश पॉप अप हुआ। रिंग बजी। क्या आप आइटम गेटकीपर का हार पहनेंगे? जिन वू असहाय होकर अपना उत्तर देने से पहले 1 सेकंड के लिए दुविधा की एक और स्थिति में पड़ गया। अवश्य, तभी हार धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गया। अब आप आइटम गेटकीपर का हार पहन रहे हैं। जिन वू ने जल्दी से अपनी स्टेटस विंडो बुलाई। आंकड़े। ताकत 60, सहन शक्ति 39, एजिलिटी 80, बुद्धि 37, धारणा 67। वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0।
शारीरिक क्षति में कमी 20%। बकवास। उसकी एजिलिटी और धारणा दोनों में वास्तव में 20 की वृद्धि हुई थी। दूसरे शब्दों में, विकल्प अब प्रभावी था। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने द्वारा पहनी गई वस्तुओं को प्रदर्शित करते हुए घूमने की चिंता नहीं थी। तथ्य यह है कि उसे अपनी गर्दन पर कुत्ते का पट्टा पहने हुए नहीं देखना पड़ा, इससे उसे बड़ी राहत मिली। अगली दाढ़ें हैं। जिन वू ने स्टो को बुलाया। उसने जैप्टेम सेरबेरस दाढ़े बेचा और प्रत्येक के लिए उसे 150,000 सोना मिला। उसने तीनों को तुरंत बेच दिया। जल्द ही 450,000 सोना उसके हाथ में आ गया। वर्तमान सोना 562,362। ये कैसा जाप्तेम महंगा है। इस कालकोठरी की समग्र कठिनाई का आकलन करने के लिए यह एक अच्छी आधार रेखा थी। दूसरे शब्दों में, दानव के महल को साफ करने की कठिनाई अविश्वसनीय रूप से अधिक होगी। हालांकि यह आवश्यक रूप से बुरी खबर नहीं थी। उसने केवल एक राक्षस का शिकार किया, फिर भी उसे हापजोग स्टेशन के तत्काल कालकोठरी के अंदर बिताए गए पूरे दिन की तुलना में 4 गुना अधिक सोना कमाने का मौका मिला। अगर उसने इस तरह से सोना बचा लिया, तो अब वह दिन दूर नहीं होगा जब उसे स्टोर में वे सभी वस्तुएं खरीदने को मिलेंगी जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में है। अर्थात जब तक मैं इस कालकोठरी को साफ कर लेता हूं। जिन वू ने जलते हुए टॉवर को देखा। संरचना का शीर्ष भाग पूरी तरह से किसी प्रकार के धुंधले कोहरे से ढका हुआ था। अगर वह देखना चाहता था कि अंदर क्या हो रहा है तो उसे वास्तव में टावर में प्रवेश करना होगा। लेकिन जिन वू ने अपना सिर हिला दिया। अभी समय नहीं है। वह बमुश्किल दरवाजे पर खड़े एक संतरी का शिकार करने में कामयाब रहा, यहां तक कि उसके शीर्षक ने उसे उत्साहित किया और खोज पुरस्कार का भी उपयोग करने का सहारा लिया। वह अंदाजा भी नहीं लगा सका कि उस गेट के पार किस तरह का खतरा उसका इंतजार कर रहा होगा। तो अब उसके लिए पीछे हटने का समय आ गया है। फिर भी वह एक बात को लेकर निश्चित था। जैसा कि स्पष्टीकरण में कहा गया है, दानव के महल की यह चाबी वास्तव में वह थी जो वह चाहता था। ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स नाम गलत नहीं था। तेजी से समतलीकरण, मूल्यवान वस्तुएं और भरपूर सोना भी। इस जगह पर यह सब कुछ था। और एक दिन वह उन सभी पर अपना होने का दावा करेगा। बस इतना ही, आज वह दिन नहीं था। हालांकि वह थोड़ा अनिच्छुक था, फिर भी उसने अपनी इन्वेंटरी के अंदर ग्रे कुंजी संग्रहित कर ली। मैं वापस आऊंगा, निश्चित रूप से, बहुत जल्द। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो वह मुस्कुराया। कुछ दिन बिना किसी घटना के बीत गए। यू जिन हो ने लगभग प्रतिदिन जिन वू को फोन किया और प्रगति के बारे में बताया। उनकी मुलाकात के अगले दिन से उसने जिन वू को ठीक 3 बार फोन किया था। बड़े भाई, यह मैं हूं, यू जिन हो। ऐसा लग रहा था कि टीम के अन्य साथियों को ढूंढने का काम काफी आसानी से चल रहा था। यू जिन हो ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि छापेमारी टीम का गठन जल्द ही समाप्त हो जाएगा और जिन वू को अभी थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। लगता है वह सचमुच मेरे बाहर हो जाने से डर गया है। हालांकि जिन वू टीम के गठन की प्रतीक्षा करते समय सिर्फ इंतजार नहीं कर सकता था और कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने आज हंटर्स की वेबसाइट भी एक्सेस की। उसने पिछले कुछ दिनों से हर समय पूछा, लेकिन कोई भी फ्रीलांसर द्वारा संचालित रेड टीम ही रैंक हंटर के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती थी। वह बस उस दिन भाग्यशाली हो गया था। निश्चित रूप से हवांग डोंग सियोक कुछ नापाक चीजों की योजना बना रहा था, लेकिन किसी भी मामले में जिन वू फिर भी एक छापा मारने वाली टीम का हिस्सा बन गया। उसके लिए धन्यवाद। मैंने बहुत पैसा कमाया, मेरा स्तर ऊपर चला गया और यहां तक कि मुझे एक नया कौशल भी मिला। क्या उस स्थिति में उसे हवांग डोंग सेओक के प्रति आभारी महसूस करना चाहिए? जिन वू ने मुस्कुराहट छोड़ दी। खैर, जैसा कि वह अब था, उसे इस समय छिपकली की तरह काम करने वाले अन्य स्वार्थी शिकारियों से मिलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई भी छापा मारने वाली टीम उसे नहीं चाहती थी, एसोसिएशन उसे नहीं बुला रहा था और तत्काल कालकोठरियों की चाबियां भी दिखना नहीं चाहती थी। मूलतः वह पिछले कुछ दिनों से अपनी उंगलियां चूसने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। क्या खाने का समय हो गया है? जिन वू को भूख लगी क्योंकि वह ऑनलाइन नौकरी पोस्टिंग में घंटों बिताता था, इसलिए वह रसोई की ओर चला गया। लेकिन जब उसने फ्रिज का दरवाजा खोला तो वह अंदर से बिल्कुल खाली था। पिछले कुछ दिनों से खरीदारी न करने का यह अपरिहार्य परिणाम था। उसका बहाना यह था कि उसका दिमाग अब तक कई जरूरी मामलों में उलझा हुआ था। तो क्या मुझे खरीदारी करने जाना चाहिए? जिन वू ने हल्की सी जम्हाई ली और फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया। जिस अपार्टमेंट में वह रह रहा था, उसके कुछ फायदों में से एक ये था कि यह एक बड़े सुपरमार्केट के करीब था। साधारण, आसानी से चलने वाले कपड़े पहनकर जिन वू ने अपना घर छोड़ दिया। 10 मिनट की पैदल दूरी के बाद वह पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच चुका था।
जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा, सुपरमार्केट के इंटीरियर का खुला खर्च उसके दृश्य में प्रवेश कर गया। शायद इसलिए कि वहां किसी प्रकार का प्रचार नहीं चल रहा था, गलियारों में सामान्य से अधिक शांति थी। जिनवू ने एक टोकरी उठाई और धीरे धीरे चारों ओर चलने लगा। जब से उसकी मां अस्पताल में भर्ती थी, तब से जिनवू परिवार के मुखिया के रूप में काम कर रहा था, और अब वह किराने के सामान की खरीदारी जैसे घर के कामों से कमोबेश परिचित हो गया था। हालांकि आज कोई चीज मेरी नजर में नहीं आ रही है। जब वह प्रदर्शित उपज को ध्यान से देख रहा था और यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि रात के खाने के लिए क्या तैयार किया जाए। मुझे माफ कर दो, जवान आदमी बोला। मैं देख रहा हूं कि आप अब काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उसके पीछे से एक दोस्ताना आवाज आई और जिनवू ने पीछे मुड़कर देखा कि यह कौन है। कौन है ये? उसकी उच्च परसेप्शन स्टेट के कारण वह जानता था कि पास में एक हंटर था, लेकिन यह एक सुपरमार्केट था जहां बहुत सारे लोग आते जाते थे और हंटर्स को भी खरीदारी करने जाना था, इसलिए उसने इस मामले पर अधिक समय तक ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हंटर उसे बातचीत में शामिल करेगा। इतना ही नहीं, वह वास्तव में एक शिकारी को भी जानता था। मिस्टर सोंग। जिनवू की अभिव्यक्ति एक पल में उज्ज्वल हो गई। मिस्टर सोंग। सोंग ची-येओल ने सियोंग जिनवू की ओर देखा, जिसके आधे चेहरे पर अविश्वास था और आधे चेहरे पर खुशी थी। मैंने खबर सुनी कि आप ठीक हैं, लेकिन आपसे इस तरह मिलने के बाद भी मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। सोंग ची-येओल ने आगे एक गहरी भावपूर्ण अभिव्यक्ति बनाई। जिनवू को सोंग ची-येओल की भावुक आंखों से शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने शर्म से अपने माथे के किनारे को खरोंच दिया। इस बीच सोंग ची-येओल जारी रहा। मुझे आपसे मिलने अस्पताल जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से एसोसिएशन के सभी लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया और मैं अब तक आपके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं सुन सका। क्या आप जानते हैं कि मिस जू हुई भी उत्सुकता से आपकी खबर का इंतजार कर रही है? मिस जू हुई, वास्तव में, ये सही है। उसने कहा कि वह हंटर बनना छोड़ देगी, लेकिन फिर भी, वह आपको ढूंढने के लिए पिछले सप्ताह के छापे वाले स्थान पर रुकी थी। पिछले सप्ताह? मिस्टर सोंग की कहानी सुनने के बाद, ये पता चला कि, संयोगवश, उसी दिन एसोसिएशन द्वारा एक छापेमारी का आयोजन किया गया था, जिस दिन वह हवांग डोंग सेओएक की टीम में शामिल हुआ था। यही कारण है कि अब तक एसोसिएशन की ओर से कोई बयान नहीं आया है। ऐसा नहीं था कि एसोसिएशन की ओर से कोई कॉल नहीं आई थी, लेकिन ऐसा लगा कि जब कॉल आई तो उसने इसे मिस कर दिया। एक छोटा सा रहस्य बहुत आसानी से सुलझ गया, ऐसे ही। सोंग ची-येओल ने यहाँ और वहां सेओंग जिनवू की उपस्थिति का अध्ययन किया, फिर भी वह जो देख रहा था उससे आश्चर्यचकित था। वैसे क्या मिस्टर सेओंग पहले भी इतने लंबे थे? और उसके खराब पैर और बाकी सब के साथ भी। सोंग ची-येओल की निगाहें स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर गईं। और फिर सदमे से उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। आपका पैर। आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। उपन्यास सोलो लेबलिंग, चैप्टर 30। जिनवू ने शांति से अपना उत्तर दिया। जब मैं आया तो मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया था। यहां तक कि मुझे भी यकीन नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। सोंग ची-येओल ने सिर हिलाया। 10 साल पहले जब से गेट्स पहली बार प्रकट हुए, तब से आज तक कई अतार्किक बातें सामने आती रहीं। अपनी क्षमताओं को जागृत करने वाले शिकारी कहलाने वाले लोग इसका प्रमुख उदाहरण थे। एस रैंक वाला एक उपचारकर्ता प्रतिष्ठित रूप से उस व्यक्ति को ठीक कर सकता है जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, उसे वापस सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है, जब तक कि पीड़ित अभी भी जीवित है। क्या होगा अगर एक उच्च श्रेणी के चिकित्सक ने जिनवू की चोटों को ठीक कर दिया जब वह बेहोश था? यदि ऐसा था तो उसके कटे हुए पैर को दोबारा जोड़ा जाना किसी चमत्कार के योग्य भी नहीं था। तुम्हारे जैसे युवा को इस तरह विकलांग होते देखना अच्छा नहीं होगा। ये कितनी राहत है। जान में जान आई। सोंग ची-येओल ने अपनी छाती को हल्के से थपथपाया जैसे कि उसका एक बड़ा वजन अब उसके कंधों से उतर गया हो। तभी जिनवू की नजर सोंग ची-येओल की बाईं बांह की ओर गई। बूढ़े आदमी की आस्तीन खाली थी। सोंग ची-येओल ने हंसते हुए उसके बाएं कंधे की मालिश की। तुम इसकी चिंता मत करो। आखिरकार छापेमारी के दौरान एक शिकारी का घायल होना एक सामान्य घटना है। मैं भाग्यशाली रहा हूं कि तब तक किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ। सोंग ची-येओल ने ऐसे बात की मानो इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं थी, लेकिन पास से गुजर रहे अन्य लोगों की निगाहें ऐसी नहीं थी। हे भगवान, वह है। कितनी अफसोस की बात है कि क्या किसी राक्षस ने ऐसा किया। सोंग ची-येओल की खाली आस्तीन देखकर खरीदारी करने निकली आंटियां और राह चलते छात्र एक दूसरे से फुसफुसाए। अरे, यहां तक कि एक आदमी भी था जो खुले तौर पर घूरता था और साथ ही काफी रहस्यमय भी दिखता था। जिनवू ने जल्दी से बात की।
क्या हमें कहीं और जाना चाहिए? यहाँ कसाईखाने के गलियारे के ठीक पास बहुत सारे लोग चल रहे थे। सोंग ची-येओल सभी की घूरती निगाहों से असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसे अभी भी जिन वू से कुछ और बातें कहनी थी। यह एक अच्छा विचार होगा। वे दोनों बातें करने के लिए एक शांत जगह ढूंढने के लिए जल्दी से चले गए। लेकिन जैसे ही वे चले, सोंग ची-येओल को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ अजीब था। मिस्टर सियोंग के कदमों की आवाज। जिन वू के कदम बहुत नरम थे। युवक सोंग ची-येओल के ठीक बगल में चल रहा था, फिर भी उसकी उपस्थिति का पता लगाना कठिन था। ऐसा क्यों था? बूढ़े आदमी को यहाँ तक महसूस हुआ कि अगर वे यहाँ लड़ना शुरू कर दें, तो वह जिन वू के शरीर पर एक बाल भी नहीं छू पाएगा। भले ही वह रैंक सी था और जिन वू को ये रैंक दिया गया था। मैं किस बारे में सोच रहा हूँ? सोंग ची-येओल ने अपना सिर हिलाया। अभी वह महत्वपूर्ण बात नहीं थी। वह मिस्टर सियोंग से कुछ कहना चाहता था। नहीं, उसे बस ये कहना था। सोंग ची-येओल एक ऐसे स्थान पर रुका जहां ये शांत और अलग थलग था। जिन वू भी वहीं रुक गया। सोंग ची-येओल ने मुड़कर जिन वू की ओर देखा और इससे पहले कि युवक उसे रोक पाता, उसने अपना सिर 90 डिग्री तक झुका लिया। मिस्टर सियोंग, धन्यवाद। जब एक आदमी जो उसके पिता बनने लायक बूढ़ा हो गया था, ने इस तरह अपना सिर नीचे कर लिया, तो जिन वू भी मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे भी गंभीर महसूस हुआ। बेशक जिन वू ने सोंग ची-येओल को मना करने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने नहीं सुनी और इसके बजाय वह जो कहना चाहता था उसे जारी रखा। अगर आप कहते हैं कि मेरी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, तो आप उस दिन 6 लोगों की जान बचाने के लिए जिम्मेदार हैं। उस मामले में मेरा दोष सबसे बड़ा है, इसलिए वहां मौजूद सभी शिकारियों की ओर से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। सोंग ची-येओल ने जो भी शब्द बोला उसका मतलब था, और जिन वू को बूढ़े आदमी की ईमानदारी भी महसूस हो सकती थी। स्थिति कुछ अजीब हो गई थी, लेकिन इतनी बुरी नहीं लगी। उसे इसका वर्णन कैसे करना चाहिए? उसे गर्व महसूस हो रहा था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उसे किसी बुजुर्ग को झुकने की स्थिति में रहने देना चाहिए। धन्यवाद, इसलिए कृपया वापस खड़े हो जाएं। कृपया। जैसे ही जिन वू ने सोंग ची-येओल को सीधे खड़े होने के लिए मनाने की कोशिश की, उसका फोन बजना शुरू हो गया। सोंग ची-येओल ने जिन वू की समझ पूछी और अपनी भीतरी जेब में छिपा स्मार्टफोन निकाला। नमस्ते। कॉल का उत्तर देते समय सोंग ची-येओल का चेहरा धीरे धीरे सख्त हो गया। मैं समझता हूं, मैं जल्द ही वहां आऊंगा। सोंग ची-येओल ने कॉल समाप्त कर दी और अगली बार जिन वू से बात की। लगता है मुझे जाने की जरूरत है। वह ये कह रहा था कि कोई निजी मामला है जिसमें उसे भाग लेना है। हालांकि जिन वू बातचीत की सामग्री को सुनने में सक्षम था। उसकी धारणा क्षमता में नाटकीय रूप से वृद्धि होने के बाद उसकी सुनने की क्षमता में काफी सुधार हुआ था। वह कॉल अभी एसोसिएशन की ओर से थी, जिसमें पास के एक गेट को साफ करने में सहयोग मांगा गया था। सोंग ची-येओल वास्तव में सच्चाई छिपा रहा था, क्योंकि उसे चिंता थी कि जिन वू भी साथ रहना चाहेगा, कि जिन वू छापे में भाग लेना चाहेगा, भले ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिले, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ हो। जिन वू ने बूढ़े आदमी से पूछा। वह एसोसिएशन से था। सोंग ची-येओल अपना उत्तर देने से पहले थोड़ा झिझका। वो, क्या तुमने सब कुछ सुना? जब एक एसोसिएशन ने एक छापा मारने वाली टीम बनाई, तो उसने संगठन से जुड़े हर उस शिकारी को बुलाया जो आसपास रहता था। अगर सोंग ची-येओल ने कॉल रिसीव किया, तो इसका मतलब है कि जिन वू के घर पर भी कॉल किया गया था। यह संगठित होने का आदेश था जिसका जिन वू को इंतजार था। जिन वू ने पीछा करना बंद कर दिया। मैं आपके साथ जाऊंगा। लेकिन आप, मिस्टर सेओंग। जिन वू को घूरते हुए सोंग ची-येओल के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव तैर गए। दोनों व्यक्ति सभा स्थल पर पहुंचे। गेट सड़क के बीच में आवासीय क्षेत्रों के काफी करीब बना था, इसलिए पुलिस अधिकारियों को उस स्थान तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए बुलाया गया। हालांकि शुरुआत में तो यहां लगभग कोई भी दर्शक मौजूद नहीं था। एसोसिएशन ने जिन गेट्स को अपने कब्जे में लिया, उनमें से अधिकांश वे खतरनाक गेट थे जिन्हें उनकी प्रारंभिक खोज के बाद बहुत लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया गया था। इसके अलावा भले ही कोई गेट के आसपास रुक जाए, फिर भी उसे ये देखने को नहीं मिलेगा कि शिकारी कैसे लड़ते थे। ये केवल कुछ जिज्ञासु, शरारती बच्चे थे जो इधर उधर घूम रहे थे, जिन्हें अधिकारी समय समय पर खदेड़ देते थे। एक धमाके के साथ टैक्सी का दरवाजा बंद हो गया। जिन वू और सोंग ची-येओल टैक्सी से बाहर निकले और उस स्थान की ओर चले गए जहां अन्य शिकारी एकत्र हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कृपया मुझे अपनी आईडी दिखाएं। सोंग ची-येओल ने अपना बटुआ निकाला और अपना लाइसेंस दिखाया। मैं सोंग ची-येओल हूं, एक रैंक सी हंटर। यह मेरा सहकर्मी है, सियोंग जिन वू। पुलिस ने लाइसेंस वापस करने से पहले उस पर लगी फोटो की तुलना सोंग ची-येओल के चेहरे से की और अलग हो गए।
असुविधा के लिए खेद है शिकारी, अच्छा काम करते रहें। सोंग ची येओल ने पुलिसकर्मियों को हल्का सा इशारा किया और आगे बढ़ गया। जिन वो उसके ठीक पीछे चला गया। एसोसिएशन के कर्मचारी गेट के सामने इंतजार कर रहे थे। वह गोल किनारी वाला चश्मा पहने एक युवा महिला थी। वह दोनों व्यक्तियों को दूर से देखकर उनके पास पहुंची। सोंग ची येओल, आप यहाँ कैसे पहुंचे? सेओंग जिनवू, आप अब तक अपने फोन का उत्तर नहीं दे रहे थे। इसके बजाय सोंग ची येओल ने उत्तर दिया, हम एक ही स्थान पर थे और जब आप लोगों ने मुझे बुलाया तो हम एक साथ यहाँ आए। आह, क्या ऐसा है? मैंने सोचा कि सेओंग जिनवू दोबारा हमारी कॉल का जवाब देने से बच रहा है। एसोसिएशन के कर्मचारी ने हंसते हुए एक चुटकुला सुनाया। खैर, ये वास्तव में अतीत में सच था। बहुत समय पहले जिनवू एक छापे के दौरान बुरी तरह घायल हो गया था और वह कालकोठरी में जाने से डरने लगा था, जिसके कारण उसने कुछ समय के लिए अपना फोन बंद कर दिया था। अंत में उसे छापा मारने वाली कालकोठरियों में लौटना पड़ा, क्योंकि लगातार 3 बार कॉल का जवाब न देने का मतलब था कि उसे एसोसिएशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। अपने अतीत को याद करते हुए जिनवू केवल कड़वाहट में मुस्कुरा सकता था। अरे हाँ, अन्य शिकारी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम दोनों वहां जाकर उनका स्वागत क्यों नहीं करते? वहां अन्य शिकारी भी थे जो पहले ही वहां पहुंच गए थे जहां एसोसिएशन का कर्मचारी इशारा कर रहा था। हालांकि वहां केवल 2 अन्य शिकारी थे। उस बड़ी घटना के बाद आने के इच्छुक लोगों की संख्या में तेजी से कमी आई थी। जिन वू ने रास्ते में सोंग ची येओल से सुना कि मरने वालों के अलावा कई अन्य शिकारियों ने उस भूमिगत मंदिर की घटना के सदमे से इस जीवन को छोड़ने का फैसला किया। उनमें से एक मिस जू हुई है। जिन वू ने चारों ओर देखा, लेकिन वह उसे नहीं देख सका। जब जिन वू और सोंग ची येओल करीब आए तो दोनों शिकारियों ने अजीब तरह से अपनी नजरें फेर ली। जिन वू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन निश्चित रूप से ये दोनों किम सांग सिक थे, जो केवल खुद को बचाने की कोशिश में भाग गए थे, और दूसरा पुरुष शिकारी जिसने घायल जिन वू को छोड़ दिया था। निस्संदेह उन्हें उसका सामना करना काफी अजीब लगेगा। क्षमा करें मिस्टर सेओंग। किम सांग सिक कम से कम युवाओं का अभिवादन करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसे जिन वू की ठंडी नजर का सामना करना पड़ा तो उसने अंततः अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। किम सांग सिक ने अपना मुंह बंद कर लिया, वहां से दूर जाने से पहले थोड़ा मूड का अध्ययन किया। वह थोड़ी दूरी पर रुका और भ्रम में अपना सिर झुकाने से पहले उसने चुपके से जिन वू पर एक नजर डाली। क्या वह वास्तव में सेओंग जिन वू है जिसे मैं जानता हूं? मेरा मतलब है, उसकी आंखें किसी राक्षस की तरह भयंकर हैं, यार। एक असली राक्षस की तरह। किम सांग सिक बुरी तरह कांप उठा। जैसा कि उसने सोचा था, उसके हाथ के रोंगटे खड़े हो गए थे। जिन वू ने शत्रुता से भरी अपनी चकाचौंध नजर वापस ले ली। शुक्र है, यू जिनहो के विपरीत किम सांग सिक आगे बढ़ने में तेज था। एक बार नजरें मिलाने के बाद उसने जिन वू के आसपास आने की कोशिश भी नहीं की। उसे पूरी उम्मीद थी कि बाकी छापेमारी के दौरान भी यह व्यवस्था बनी रहेगी। मिस्टर सियोंग, जिन वू के बगल में खड़े सोंग ची येओल ने अपनी निगाहें एक दिशा में घुमाई और धीरे से मुस्कुराए। वहां है वह। जिन वू ने भी अपना सिर उस दिशा में घुमाया जिस दिशा में सोंग ची येओल देख रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसे पूरी तरह से मुड़कर देखने का मौका मिले, मिस्टर जिन वू, किसी मुलायम चीज ने अचानक उसे कसकर गले लगा लिया। मिस जू हुई। जबकि जिन वू व्याकुल हो रहा था, जू हुई यह सुनिश्चित करने में बहुत व्यस्त थी कि वह रोते हुए चेहरे के साथ ठीक है। क्या आप ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? आपका पैर? मिस्टर जिन वू, आपका पैर कैसा है? जब जू हुई ने अपनी निगाहें उसके चेहरे और उसके पैर के बीच बारी बारी से घुमाई तो उसकी आंखें और भी घूम गईं। ये कितना चरम था, इसमें थोड़ा अंतर था, लेकिन फिर भी उसकी प्रतिक्रिया कमोबेश सोंग ची येओल के समान ही थी। अरे ऐसा है। जैसे ही जिन वू जवाब देने वाला था, कितना ताजगी भरा, ये ताजगी से भरा है, मैं कहता हूं। जिन वू और जू हुई दोनों की निगाहें उस आवाज की दिशा में चली गईं। दूर से एक अनजान आदमी उन पर जोर जोर से सीटी बजा रहा था। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कुल मिलाकर नीले रंग की जेल की पोशाक पहनी हुई थी। क्या आसपास कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है या कुछ और? जब जिन वू असमंजस में अपना सिर झुका रहा था, बिजनेस सूट पहने एक व्यक्ति एक निश्चित मिनीवैन की अगली सीट से नीचे उतरा। फिर उसने जेल के समग्र व्यक्ति को एक नपी तुली चेतावनी दी। अपना मुंह बंद करें। कुल मिलाकर जेल में बंद आदमी ने दूर से घूरकर कुछ न जानने का नाटक किया। हालांकि जब बिजनेस सूट ने वैन के अंदर पीछे देखा तो उसने तुरंत जू हुई पर एक तैलीय पलक फेंकी। तुरंत जिन वू की अभिव्यक्ति खराब हो गई। 2 और लोग तुरंत वैन से बाहर निकले।
वे दोनों पुरुष थे, और विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य ये था कि उन सभी ने जेल की पोशाकें पहनी थी और उन्हें हथकड़ी भी पहनाई गई थी। बिजनेस सूट ने एसोसिएशन के कर्मचारी की ओर 3 जेल चौगा का नेतृत्व किया, और उसने उज्ज्वल भाव से उसका स्वागत किया। अंततः आप आ गए। कृपया हमारी देरी के लिए हमें क्षमा करें। सड़क पर यातायात था। इसके बाद बिजनेस सूट में एसोसिएशन के कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। इस बीच कर्मचारी ने शिकारियों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया। ये लोग प्रतिस्थापन अपराधी हैं जो आपके साथ छापे में भाग लेंगे, और इसलिए शिकारियों की अभिव्यक्तियां काफी कठोर हो गईं। किम सांग सिक आगे बढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। क्या प्रतिस्थापन दोषी? क्या आप हमें अपराधियों के एक समूह के साथ छापेमारी पर जाने के लिए कह रहे हैं? अपराध करने वाले शिकारियों के पास 2 विकल्प थे, या तो अपना आवंटित समय सलाखों के पीछे बिताएं, या एसोसिएशन के साथ सहयोग करें और अपनी सजा कम करें। अधिकांश ने बाद वाला विकल्प चुना और उन्हें प्रतिस्थापन दोषियों के रूप में संदर्भित किया गया। एसोसिएशन कर्मचारी ने बार बार अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे इस बात का सचमुच खेद है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि हमारे जिले में सक्रिय शिकारियों की संख्या इतनी कम हो गई है कि एसोसिएशन के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि उनके साथ मॉनिटरिंग डिवीजन का एक हंटर भी होगा, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। किम सांग सिक ने पूछा, अभी भी संदेह से भरा हुआ। निगरानी प्रभाग से एक शिकारी, आप कहते हैं?